व्हाइट हाउस के ऊपर आसमान गरजने लगा और सामने आए दुनिया के सबसे बड़े बमबाज B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35 दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर के साथ उड़े। नीचे सलामी ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर देखिए कैसे व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरा अमेरिका का B-2 और साथ में दोनों तरफ F-35। अपने सबसे खतरनाक बमबाजों को सलाम करते हुए ट्रंप ने भी कहा अमेरिका ही दुनिया का बॉस है, क्योंकि अमेरिका ने उनके 6 महीने के कार्यकाल में वो करके दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। Had probably the most successful almost 6 months as a president and the presidency. I think they're saying it was the best 6 months, and I know for a fact they're saying the last 2 weeks there has never been anything like it as far as winning. यह अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस का जश्न है जिसे ट्रंप ने अपनी फायर पावर दिखाकर मनाया, क्योंकि इन्हीं विमानों की धमक पूरे इजरायल और ईरान के युद्ध में दिखाई दी। लेकिन अमेरिका और इजरायल की जोड़ी को दहलाने के लिए बड़ा मैसेज मॉस्को से आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान ऐसी बात कही जो तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सबको परेशान कर सकती है। रूस ने अमेरिका और इजरायल दोनों को चेतावनी दी है कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, как об этом в очередной раз сказал президент Путин в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом. Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере интересы России в сфере безопасности. रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई है कि इस बार हमला हुआ तो न इजरायल बचेगा, न ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजरायल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودن ظرف 48 ساعت و حتی اکثر 1 هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. ईरान और इजरायल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। सरगेई लावरोव की अगली चेतावनी को समझिए जो सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को है। लावरोव यह कहे कि पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू को वॉर पार्टी करार दिया है। सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस पूरी तरह अलर्ट है क्योंकि पश्चिम एशिया में वॉर पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। लावरोव ने वॉर पार्टी का जिक्र किया, यानी इशारा साफ साफ इजरायल और अमेरिका पर है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद लीडर्स में से एक हैं सरगेई लावरोव और उनकी जुबान का मतलब है कि शब्द पुतिन के होते हैं, उनको आवाज देने वाले लावरोव होते हैं। ईरान और इजरायल के युद्ध में 12 दिन तक वो तबाही देखने को मिली है जिसमें ईरान और इजरायल दोनों को बहुत बड़े बड़े झटके मिले हैं। रूस ने कहा है कि अब इजरायल की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि युद्ध का खतरा टला नहीं है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अब रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आगे आ रहा है। रूस बता रहा है कि ईरान के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई और इस साजिश को लॉन्च करने में यूरोप के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपना जरिया बनाया। Очень надеюсь, что свою ответственность, свою долю ответственности осознают и европейские страны, которые вот на недавней сессии Совета управляющих МАГАТЭ в условиях отсутствия какой-либо явной необходимости продвигали очень
ईरान के खिलाफ जब इजराइल ने 13 जून को हमला किया था, तब उसने IAEA के प्रस्ताव को ही बहाना बनाया था और इसी को हथियार बनाकर ट्रंप ने भी अचानक बातचीत से पलटी मारी और इजराइल को पूरा समर्थन देने के साथ 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक भी कर दी। 12 दिन के युद्ध यानी इजराइल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है। यानी ईरान और इजराइल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर है। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया तेहरान और ईरान के बाकी शहरों पर इजराइल के हमलों को देख चुकी है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजराइल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। क्या ऐसा युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है? क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के 935 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक सभा हुई। खास तौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी है और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह की मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे और इसमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं करेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडरों की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को ललकार रहा है। यह यमन की राजधानी सना की तस्वीर है जिस पर अमेरिका और इजराइल का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसी वार्निंग बार बार दी जा रही है, लेकिन यमन में इजराइल को सबक सिखाने की आवाज तेज होती जा रही है। राजधानी सना में हजारों लोग इकट्ठा हुए और गाजा पर बमबारी रोकने के लिए इजराइल को वार्निंग जारी की गई। حركة اليوم ككل جمعة من أجل غزة وفلسطين، من أجل أن نحيا بشرف أو نموت بشرف. والله الذي لا إله إلا هو إننا مستعدين الآن يقول لنا السيد أن نزحف برا إلى أن نصل إلى غزة، فوالله لن نتراجع. الذي نفسي بيده بسلاحنا بما معنا بأموالنا، لا نريد من أحد شيء إلا القربى من الله عز وجل ورضا الله عن هذا الشعب البطل. साफ नजर आ रहा है कि गाजा को लेकर इजराइल ईरान से लेकर यमन कई मोर्चों के निशाने पर है, क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध बेशक रुक गया है, लेकिन गाजा पर इजराइल की बमबारी अब भी जारी है और इस बमबारी में 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के बचे खुचे अस्पतालों में घायलों का आना लगातार जारी है। في خلال 24 ساعة وصل إلينا 5 شهداء وطفل سادس من مدرسة المغربين ومن مدرسة الإمام الشافعي. وصل إلينا 5 جثامين وبعض الإصابات ومنها خطيرة ومنها متوسطة وما يقرب عشرات الإصابات تم التعامل معها. गाजा के हालात बता रहे हैं कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है, क्योंकि जून का महीना इजराइल की सेना के लिए भी बहुत खराब साबित हुआ है। इजराइल के कई सैनिक
जून के महीने में ही मारे गए हैं और जुलाई में भी उसके लिए खास यूनिस जैसे इलाकों से अच्छी खबर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी एक्टिव हैं और उन्हें काबू में करने में इजराइल पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का फोकस फिर से ईरान पर नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ईरान के साथ सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और मॉस्को में पुतिन तो ये बात बार बार बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए इस युद्ध को रोकना अब ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और अब तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर इजराइल को देने की बात हो रही है। यानी ट्रंप की रेंज से इजराइल और ईरान का युद्ध निकलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर इजराइल के हवाले कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर दैत्य रूपी ये बम्बर शख्स वहां बंकर बस्टर की बारिश करेगा जहां नेतन्याहू चाहते हैं।